तो दोस्तों आज हो गया 5 जुलाई 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। संयुक्त किसान मोर्चा ने रविवार को कहा है कि मानसून सत्र के दौरान संसद के सामने केंद्र के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ रोज करीब 200 किसानों का एक समूह प्रदर्शन करेगा। आपको बता दें कृषि कानून के विरोध में 40 से ज्यादा किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में पिछले कई महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने संवाददाता सम्मेलन में बताया है कि सत्र शुरू होने के 2 दिन पहले सदन के अंदर कानूनों का विरोध करने के लिए सभी विपक्षी सांसदों को एक चेतावनी पत्र दिया जाएगा। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा है कि हम विपक्षी सांसदों से भी 17 जुलाई को सदन के अंदर हर दिन इस मुद्दे को उठाने के लिए कहेंगे, जबकि हम विरोध में बाहर बैठेंगे। दूसरी बड़ी खबर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी है। उन्होंने राजनीति को एकता खत्म करने का हथियार बताते हुए कहा कि भारत में रहने वाले सभी लोगों का डीएनए एक है, भले ही वो किसी भी धर्म के हों। आपको बता दें कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में भागवत ने कहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता भ्रामक है, क्योंकि वो अलग अलग नहीं बल्कि एक है। पूजा करने के तरीके के आधार पर लोगों में मतभेद नहीं किया जा सकता। मोहन भागवत ने कहा है कि ऐसे कुछ काम है जो राजनीति नहीं कर सकती। राजनीति लोगों को एक नहीं कर सकती, राजनीति लोगों को एक करने का उपकरण नहीं बन सकती, लेकिन एकता खत्म करने का हथियार बन सकती है। उन्होंने कहा है कि देश में एकता के बिना विकास संभव नहीं। तीसरी बड़ी खबर, फ्रांस में जब से राफेल डील में कथित भ्रष्टाचार की जांच होने की बात सामने आई है, तब से ही भारत का सियासी पारा चढ़ गया है। आपको बता दें कि राफेल डील की जांच को लेकर फ्रांस सरकार की ओर से जज की नियुक्ति के बाद कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर हमला बोल रही है। दरअसल राफेल डील की जेपीसी जांच कराने की मांग के बाद एक बार फिर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा है और कहा कि केंद्र सरकार के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सिर्फ एक नारा बनकर रह गया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि दारी में एक नहीं कई तिनके हैं। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के लिए राफेल जेट खरीदने के लिए फ्रांसीसी निर्माता डसोल्ट एविएशन के साथ सौदे पर केंद्र सरकार के सबसे कड़ी आलोचना करने वाले कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेरा ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आज़ादी के बाद से सभी केंद्र सरकारों ने राष्ट्रीय सुरक्षा को एक गंभीर मुद्दा माना है और इसका राजनीतिकरण करने से परहेज किया है। मोदी सरकार ने भी कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है और कोई समझौता नहीं होना चाहिए, मगर जब बात अपने उद्योगपति मित्रों की जेब भरने की आती है तो पिछले 7 वर्षों से उनकी प्राथमिकता क्रोनी कैपिटलिज्म रही है। चौथी बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र चाहे पाताल में समा जाए, शीर्ष भाजपा नेतृत्व भी यहाँ मुख्यमंत्री बदलने की हिम्मत नहीं जुटा सकते हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्य में डबल इंजन यार्ड में खरा जंग खा रहा है। अखिलेश यादव ने रविवार को कहा है कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र चोटिल हुआ है और उत्तराखंड में लोकतंत्र अस्थिरता का शिकार हो गया है। ऐसे में अच्छा होगा कि भाजपा की राजनीति की बेहतरी और दोनों राज्य में स्थिरता की बहाली के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उत्तराखंड स्थानांतरित कर दिया जाए, ताकि वहां रोज रोज नेतृत्व परिवर्तन का झंझट से मुक्ति मिल सके। इन दोनों राज्यों में महंगाई और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि सच तो यह है कि जनता में भाजपा सरकार के प्रति असंतोष बढ़ता जा रहा है। पांचवी बड़ी खबर, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीएसपी के बी का मतलब बीजेपी कहने पर कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गलत अर्थ निकाल रही है। बी का मतलब बहुजन है, इसमें उपेक्षित वर्ग के लोग आते हैं, इसलिए कांग्रेस गलत तर्क कर रही है। मायावती ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस यूपी में ऑक्सीजन पर चल रही है, इसके बाद भी बीएसपी के बी का मतलब बीजेपी कह रही है। उन्होंने कहा कि ये घोर आपत्तिजनक है। छठी बड़ी खबर, उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को शपथ ले ली है। इसके साथ ही 45 वर्ष से धामी उत्तराखंड के सबसे युवा सीएम हो गए हैं। आपको बता दें कि राजभवन में पूरे समारोह के बीच राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने पुष्कर सिंह धामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान हरक सिंह रावत, सतपाल महाराज, मदन कौशिक समेत तमाम भाजपा के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सातवीं बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की है। वहीं इस चुनाव में एक भी मुसलमान प्रत्याशी को जीत नहीं मिल सकी। परिणाम आने के बाद से ही एमआईएम के मुखिया असदुद्दीन अवैसी लगातार बयान जारी कर रहे हैं। पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को ललकारने के बाद अब असदुद्दीन अवैसी समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह पर निशाना साध रहे हैं। एक ट्वीट करते हुए असदुद्दीन अवैसी ने अपना दर्द जाहिर किया है। वो लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के 19% आबादी वाले मुसलमानों का एक भी जिला अध्यक्ष नहीं है। मनसूबाबंद तरीके से हमें सियासी और समाजी तौर पर दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी थ्रेड में असदुद्दीन अवैसी सपा को टारगेट करते हुए लिखा है कि उत्तर प्रदेश की एक सियासी पार्टी खुद को भाजपा का सबसे प्रमुख विपक्षी दल बताती है, लेकिन जिला पंचायत के चुनाव में उनके 800 सदस्यों ने जीत दर्ज की थी, लेकिन अध्यक्ष के चुनाव में मात्र 5 अध्यक्ष की सीटों पर उनकी जीत हुई। ऐसा क्यों? क्या बाकी सदस्य भाजपा की गोद में बैठ गए थे क्या? गौरतलब है कि हाल ही में घोषित हुए जिला पंचायत चुनाव में भाजपा ने 67 सीटें हासिल की है, वहीं सपा को मात्र 5 सीटें मिली हैं। जमीन पर खड़े होकर आपको बताना जरूरी समझता हूं कि आप जानते हैं
कि जब से बीजेपी की सरकार बनी 2017 से 2020 के दरमियान में 6,775 एनकाउंटर हुए, 6,475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की 37% मुसलमानों की थी। और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी पॉपुलेशन का परसेंटेज 18 या 19% के दरमियान में है। आखिर ये जुल्म क्यों हो रहा है कि एक देश के बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि ठोक दो, ठोकने से जुर्म या क्राइम का खात्मा नहीं होता। चाहे मैं हूं या कोई पुलिस का IPS ऑफिसर हो, कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता है। मगर इस ठोक दो की पॉलिसी ने देख लिया कि 6,475 एनकाउंटर में 37% जिन लोगों को गोली मारकर हलाक कर दिया गया वो मुसलमान थे। बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या ये हुकूमत संविधान के तहत काम कर रही है? क्या उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ है या रूल बाय गन है? इसका फैसला यकीनन उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, मगर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे मुल्क में CAA NPR NRC के खिलाफ एहतजाज हुआ। हम सब ने मिलकर एहतजाज किया इसलिए कि वो कानून भारत के संविधान के खिलाफ था। वो कानून राइट टू इक्वालिटी, मसावात और बराबरी के खिलाफ था। पार्लियामेंट में जब इस पर बहस हो रही थी तो मैंने बीजेपी के 300 सांसद के सामने खड़े होकर भारत के संविधान की दलाइल को देकर यह बताया कि मजहब के नाम पर सिटीजनशिप का कानून नहीं बन सकता। मजहब के नाम पर आप मुसलमानों से सिटीजनशिप नहीं छीन सकते। और मैंने पूरी पार्लियामेंट में सांसद में खड़े होकर उसको काला कानून करार दिया और उस काले कानून की कॉपी को फाड़ा। मैं मुबारकबाद देता हूं उन तमाम लोगों को जिन्होंने खास तौर से हमारी मां और बहनों को जिन्होंने पुरअमन एहतजाज किया उस कानून के खिलाफ। मगर अफसोस ये है कि उत्तर प्रदेश में 23 मुसलमानों को गोली मारकर उनकी जानें ले ली गई। बताइए ये कौन सा इंसाफ है कि गोली मारकर इनको जान ले ली जाती है? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की रिपोर्ट है, रिटायर्ड जज की रिपोर्ट है, जिन्होंने कहा कि उन बच्चों की जान लेने के लिए गोली मारकर उनको खत्म कर दिया गया। वो 23 मरने वाले कहां के थे? अलीगढ़ के थे, मुजफ्फरनगर, आपके माओ बैरेज और बुलंदशहर से इनका ताल्लुक था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इस तरह से अगर संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती रहेंगी तो बताइए फिर हमारे मुल्क में जमहूरियत का क्या होगा?